प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी के शुरुआती फैसलों में शुमार था उनका सबसे कड़ा और बड़ा फैसला जन धन योजना। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रुपये को घिसने वाला पंजा कौन होता है? ये कौन सा पंजा है जो रुपये को घिसता घिसता 15 पैसे बना देता है? हमने तय किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा तो गरीब के हाथ में 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं। आरोप राजनीतिक था, लेकिन प्रयास ईमानदार। 2014 में आजादी के 67 साल बाद भी देश की बड़ी आबादी बैंकिंग सेवाओं से दूर थी। इसका मतलब था न बचत न संस्थागत कर्ज। शुरुआत से अब तक 51 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं और सरकार की योजनाओं के पैसे अब सीधे लोगों के खातों में जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कई आइडिया ऐसे रहे हैं जो शुरू में अव्यावहारिक लगे, लेकिन जब लागू हुए तो बड़ी क्रांति साबित हुए। ऐसा ही एक निर्णय था डिजिटल पेमेंट का। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। 1 भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं। हाथ को रुपये को छुए बिना भी आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। आप खुद महसूस करते होंगे कि आज छोटे से बड़े दुकानों में आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। बाकी तो छोड़िए, दुनिया के कई देश भारत से ये तकनीक सीख रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी 2017 में जब प्रधानमंत्री ने जीएसटी का ऐलान किया तो इसे क्रांतिकारी कदम माना गया। जीएसटी की सफलता ये किसी सरकार की सफलता नहीं है। जीएसटी की सफलता किसी दल की सफलता नहीं है। जीएसटी की सफलता इस सदन में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। चाहे यहां बैठे हो चाहे वहां बैठे हो, यह सबको जाता है, राज्यों को जाता है, देश के सामान्य व्यापारी को जाता है। एक देश एक टैक्स प्रणाली से टैक्स चोरी में कमी हुई। 2023-24 में मासिक जीएसटी का औसत कलेक्शन 1.70 लाख करोड़ था। अप्रैल 2024 में ये रिकॉर्ड तोड़ गया, 2.1 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन में आए और अप्रैल 2025 में ये कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ के सर्वाधिक रिकॉर्ड से भी ऊपर पहुंच गया। देश का राजकोष भरने लगा, असर पूरे देश में दिखने लगा। मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है और इसीलिए साल दर साल इनकम टैक्स को लेकर विपक्ष कटाक्ष करता रहा कि मोदी मिडिल क्लास की परवाह नहीं करते। पर 2025 के बजट में पीएम मोदी ने मध्यम वर्ग को लेकर बड़ा फैसला किया और 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय तक पर टैक्स न लगाने का कड़ा ऐलान कर डाला। हम आपको सरकारी स्कीमों में मोदी का पर्सनल टच भी अब दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राजनीतिक फैसलों के पीछे अपने जीवन के निजी अनुभवों को आधार बनाया और जब पीएम बनकर मौका मिला तो जननीति में बदला। गरीब माँ लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी धुएं में ही गुजारा करना पड़ता है।
खाना भी खाते हैं तो धुआं ही धुआं होता है, आंख से पानी निकलता है और वो खाना खाता है। मैंने तो ये सारी हाल बचपन में मैं जी चुका हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ, बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि मां खाना परोस रही हो लेकिन हम मां को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। कहने को तो ये सरकारी स्कीम है, लेकिन 2016 में जब मोदी ने देश की गरीब महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर का मुफ्त कनेक्शन देने का फैसला किया तो असर गांव-गांव तक दिखा। मई 2024 तक 10.35 करोड़ गरीब महिलाओं को ये सुविधा प्राप्त हो चुकी है और इनमें 80% ग्रामीण महिलाएं हैं। आयुष्मान योजना भी उनकी एक ऐसी ही योजना रही जिसे कड़ा फैसला मानेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलता है। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने माँ बाप के इलाज की चिंता नहीं करने पड़ेगी। मोदी कहते हैं कि उनका गरीबी का परिवेश उनकी संवेदना का कारण है। तभी कोरोना काल में लोगों की इस बुनियादी समस्या को समझते हुए कि अगर काम ही नहीं होगा तो खाना कैसे मिलेगा, मोदी ने मुफ्त अनाज की स्कीम शुरू की। यकीनन फायदे सियासी भी रहे, लेकिन गरीब जनता इस मदद से शुक्रमंद है। 4 साल कौन बैठा के खिलाएगा? कोई सरकार नहीं खिला सकता। 4 साल लॉकडाउन में बैठा के खिलाएगा। लॉकडाउन में 4 साल में इतना किया कि इसको कोई कहने की बात नहीं। आप सब काम करते हैं, हाँ, है ना? और अनाज देती है सरकार? हाँ, अनाज देती है सरकार, महीने में देती है। फ्री अनाज से सहायता कर रही है सरकार, जो बहुत जरूरी है। हाँ, वो सपोर्ट करती है, सपोर्ट होती है। वो फ्री और अनाज उससे काम करना लोग नहीं छोड़ते। नहीं, काम क्यों छोड़ेंगे भाई? एक अनाज से ही थोड़ी गाड़ी चल जाएगा। कैसे भाई अगर हम कर्तव्य प्रयास नहीं करेंगे और गाड़ी हमारे बच्चे क्या करेंगे? हाँ, क्या खाएंगे, कैसा पढ़ाएंगे, कैसा लिखाएंगे? विपक्ष ने कहा फोटो अपॉर्चुनिटी, मोदी ने कहा देश की बुनियादी जरूरत, और संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए खुद झाड़ू उठा ली। दरअसल महात्मा गांधी की सीख जब धीरे धीरे केवल समारोहों तक सीमित होने लगी, मोदी ने इसे मुहिम बनाया। मोदी के फैसले कड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि वो 1-2 दिन तक उसे नहीं चलाते। याद करिए विदेश नीति के बीच कैसे उन्होंने समुद्र तट की सफाई शुरू कर दी थी। इस बात को भी नहीं भूल सकते कि पीएम मोदी की ही पहल पर दुनिया में योग दिवस की स्थापना हुई थी। बहरहाल पीएम एक साथ कई कई क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए कदम उठाते रहते हैं, जैसे नक्सल समस्या, जो तमाम कोशिशों के बावजूद हर साल आम लोगों और सुरक्षा बलों की जान लेती रही। अब मोदी सरकार ने नक्सल के अंत की तारीख दे दी है। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा।
इतने लोग आतंकवादियों के हमलों में नहीं मारे गए जितने नक्सलियों ने मार दिए, लेकिन नक्सलवाद का खूनी सूरज अब डूबने को है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प 10 साल पहले लिया था, वो 11वें साल में पूरा होता दिख रहा है। आज मैं शिवाजी महाराज की भूमि से कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 ये देश की धरती पर से हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। इस साल नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशंस में तेजी आई। कई कमांडर मौत के घाट उतार दिए गए। अब अधिकतर नक्सली या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी न पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मान्यवर 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 2015 में पीएम मोदी ने उग्र वामपंथ के खात्मे के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दी थी, जो अब अपने अंतिम चरण में है। 2010 में नक्सलियों के हाथों 720 सिविलियंस की जान गई थी। 2024 में 121। आर्थिक ढांचों पर हमले की जो संख्या 2010 में 365 थी, वो 2024 में 25 हुई। 2024 में 928 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 2024 में ही 812 नक्सली गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जैसे अभियान निर्णायक रहे। आधुनिक युग में विश्व के साथ विकास की स्पर्धा, लेकिन अपनी संस्कृति का भी उत्सव। इतिहास की गलतियों को सुधारते हुए आम जनमानस की आस्था को स्थान देना भी पीएम के कड़े फैसलों में शामिल रहा। एक वक्त था जब धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं को स्वीकारने से देश की राजनीति कतराती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो परिदृश्य ही बदल डाला। उन्होंने आधुनिक विकास और प्राचीन परंपराओं को एक दूसरे का पूरक बनाया। अयोध्या में श्री राम लल्ला मंदिर के नींव पूजन से लेकर श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा तक सारी परंपराएं निभाई। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र अभिभावक की तरह अग्रणी भूमिका में रहे और सारे नियमों का पालन किया। हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। धार्मिक नगरी अयोध्या का वैभव लौटा तो धार्मिक पर्यटन के साथ नगरी का विकास भी लौटा। सदियों से राजनीतिक रूप से उपेक्षित पड़ी अयोध्या आज आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बिंदु बनी है। ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, जो जब विदेशी मेहमानों से मिलते हैं तो उन्हें भारत का दर्शन बताती श्रीमद् भागवत गीता भेंट में देते हैं, और जब वो योग दिवस को वैश्विक पटल पर रखते हैं तो भारत की ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर
काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर को भी तब नई वैश्विक पहचान मिली जब पीएम मोदी की अगुवाई में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया। यहाँ उनका प्रयास पुरातन संस्कृति के जीर्णोद्धार का था। आज जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें धार्मिक गतिविधि के लिए सरकारी खजाना उपयोग नहीं जा रहा है, व्यवस्थाओं के लिए विकास किया जा रहा है ताकि मेरे देश के नागरिक का जो हक है, जो सुविधा पाने का उसका अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी अब देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में शामिल है, जो क्षेत्र के विकास का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही धार्मिक सांस्कृतिक पहचान वाले स्थलों के पुनरुद्धार की परिकल्पना कर ली थी और काम शुरू करवा दिया था, जिसकी परिणति धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगी। दो 2013 में प्राकृतिक आपदा में केदारनाथ धाम परिसर को भारी क्षति पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी ने धाम के आध्यात्मिक वैभव को लौटाने के लिए कमर कसी और 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। खुद काम की निगरानी करते रहे। यहाँ सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। गुजरात में समुद्र तट पर स्थित श्री सोमनाथ मंदिर का अतीत भी आतताइयों की क्रूरता से पीड़ित रहा है। आक्रमणकारियों ने कई बार मंदिर पर हमला बोला और मंदिर को क्षति पहुंचाई। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ और मां पार्वती मंदिर का भी निर्माण हुआ। साथ ही समुद्र दर्शन पथ जैसी सुविधाएं विकसित की गई। साथ ही कामाख्या देवी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण, हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना, केदारनाथ रोपवे परियोजना जिससे बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों को सुविधा रहे, इन सब पर पीएम मोदी की देखरेख में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री के 11 कड़े फैसलों का जिक्र करते हुए हम अब उनके कुछ भावुक फैसलों की भी बात करते हैं, जिसका असर कड़ा पड़ता है। जहां वो कभी अभिभावक की भूमिका में नजर आते हैं तो कभी मार्गदर्शक की, कभी शिक्षक की भूमिका में, तो कभी ऐसे कोच की जो जीवन में किसी को हारने नहीं देना चाहता। मेरे पूर्वजों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया था, मेरा देश उनको भूलता नहीं है, आज भी याद करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक देश का ऐसा सपना था जिसे पूरा होने में 59 साल लग गए। 1960 में सशस्त्र बलों ने नेशनल वॉर म्यूजियम का प्रस्ताव रखा था। सरकारें आई गईं, लेकिन किसी ने पहल नहीं की। 2015 में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक को मंजूरी दी, जो 2019 में देश को उन्होंने सौंप भी दिया। ये स्मारक भारत के शौर्य, स्वाभिमान और शान के प्रतीक जवानों के लिए समर्पित है। 10 ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। कौन भूल सकता है वो चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का संपर्क टूटा और उसकी लैंडिंग नहीं हो सकी तो तत्कालीन इसरो चीफ के सिवन रो पड़े। पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाकर समझाया। ये तस्वीर अद्भुत थी। खिलाड़ी ओलंपिक से जीत कर लौटे या जीत की दहलीज से बिना मेडल लौट आए, पीएम मोदी ने हमेशा उनके बीच जाकर उनका हौसला ऐसे बढ़ाया है ताकि आगे वही खिलाड़ी जीत की बुनियाद रख सके। पाया है तो भी ज्यादा उसमें फंसे मत रहो, खोया है तब भी मत मानो, वहां तक आप पहुंचे, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टीम इंडिया के लिए हमेशा प्रधानमंत्री मोदी एक प्रेरणा स्रोत की तरह खड़े रहे।
जब भी हिम्मत देने का वक्त आया वो आगे आए। बच्चों की परीक्षा के दिनों में पीएम मोदी उनको मोटिवेट करते हैं। जब वो बच्चों से संवाद करते हैं तब उनका वो रूप अलग ही हो जाता है। अच्छा भैया बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने पद्म पुरस्कारों के वितरण की परिभाषा भी बदली। दूर दराज के गांवों, आदिवासी क्षेत्रों में जो विलक्षण योगदान देने वाले लोग हैं, उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। मेरे प्यारे देशवासियों, 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश से मन की बात करना कभी बंद नहीं किया। वो देश के हर हिस्से के हर व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं और सलाह सुझाव भी देते हैं। लेकिन उनकी भावनाओं को